आचार्य देवव्रत, बहुत स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। हमने जब से गांव कनेक्शन शुरू किया, हम अक्सर किसानों की जो परेशानियां हैं उनकी बात करते हैं, या खेती जिस तरह से जूझ रही है अलग अलग कारकों से, उसकी बात करते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि यहाँ गुजरात में, और आप व्यक्तिगत तौर पर जवाबों की तलाश में, और जवाब की तलाश ही नहीं, आप जवाब ढूंढ के लाए हैं किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग के रूप में, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी मिश्रा जी, कुरुक्षेत्र में एक गुरुकुल है, उसमें मैं 35 वर्ष तक प्रधानाचार्य के रूप में काम करता रहा। तो वो गुरुकुल पूरा आवासीय है, जिसमें देश के अलग अलग प्रांतों के लगभग 14 प्रांतों के छात्र रेजिडेंशियल रूप से पढ़ते हैं। जी। तो उन्हीं के साथ हमारा एक एग्रीकल्चर फार्म है, 200 एकड़ लगभग ज़मीन है हमारी। तो उन बच्चों को भोजन के रूप में जो खाद्यान्न दिया जाता था वो मैं फार्म से देता था, और लगभग 25 वर्ष तक मैं उसमें वही प्रक्रिया जैसे आम किसान करता है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इसका प्रयोग मैं करता रहा। तो एक दो बार एक घटना घटी कि जब खेतों में मजदूरों से हम पेस्टिसाइड का स्प्रे कराते हैं, तो एक बार एक मजदूर की सूचना मुझे आई, जी वो छिड़काव करते करते बेहोश हो गया। उसको उठा के तत्काल अस्पताल ले गए, 2-3 दिन इलाज किया तो जीवन तो उसका बच गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया कि जो कीटनाशक इतना जहरीला है कि वो छिड़काव करते करते छिड़काव करने वाले की जान ले सकता है जी। और मैं तो इस जहर को फसलों पे डलवा रहा हूँ, उस खाद्यान्न पे जो इन मासूम बच्चों को खिलाया जाएगा। तो उस घटना ने मेरे को उद्वेलित कर दिया कि ये गलत है, ये जहर वाला काम खेती और ये अन्न साग सब्जी जो मैं बच्चे को खिलाता हूँ, तो इनका भविष्य क्या बनेगा। तो मैंने विचार किया ये खेती छोड़नी है, और मैं जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ने के लिए मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों से मिला, जो कृषि वैज्ञानिक थे, और उनसे मैंने पूछा भाई इसका अल्टरनेट क्या है कि मैं रासायनिक खेती छोड़ दूं। तो उन्होंने मेरे को बताया, जी इसका अल्टरनेट ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक कृषि। तो मैंने 5 एकड़ लैंड में जैविक कृषि जैसे उन्होंने बताया वो किया। पिट बनवाए, उसमें गोबर डाला, कचरा डाला, उसमें जो अर्थवर्म केचुआ डालते हैं वो आयात किया हुआ है, भारतीय नहीं, वो मैंने उसमें डाला। वो महीने 2 महीने उलट पुलट करना पड़ता था, फिर उसे खाद बनती थी। तो वैसे मैंने खेती करनी शुरू की। पहले साल मेरे को कुछ हाथ नहीं लगा, वो इतने कीट उसमें लग गए और उनका कोई हल नहीं निकल पाया। और वो जो वर्मी कंपोस्ट था और गोबर की खाद थी, जब खेत में डालता था तो उसमें खरपतवार इतना पैदा हुआ कि उसकी लेबर बहुत पड़ती थी जी। और उत्पादन पहले साल लगभग कुछ मेरे को मिला नहीं। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं। फिर दूसरे साल वैसे ही मैंने किया तो 51% मेरे को हाथ लग गया, और तीसरे साल मेरे को 80% के लगभग लगा। लेकिन जो खर्चे थे वो कम नहीं हुए। तो मेरे मन में एक विचार फिर आया कि हमारे पास तो गुरुकुल में 200 एकड़ ज़मीन है, जिस किसान के पास कुल 2-2.5 एकड़ है वो इस खेती को करेगा और वो ऐसे कुछ नहीं मिल पाएगा तो उसका गुजारा कैसे होगा। तो ये एक दिमाग में प्रश्न था मेरे। तो ये भी अनुभव किया कि ये ज़्यादा सफल काम नहीं है, जी। क्योंकि लागत भी कम नहीं हुई,
उत्पादन भी कम हो गया, तो कैसे चलेगा? तो मैं दोबारा सोचा कि ये चल नहीं पाएगा और नुकसान होगा, और ये रासायनिक जो है इसी की ओर बढ़ो, लेकिन कम डालो इसको, ऐसा सोच ही रहा था। इस बीच में मेरा एक परिचय हुआ सुभाष पालेकर नाम के एक व्यक्ति से, जो इस प्राकृतिक खेती का प्रचार वो करते थे। तो उनका मैंने एक शिविर लगवाया अपने यहाँ, कुछ किसान बुलाए, और उसमें मैं स्वयं 4-5 दिन बैठ करके उस पूरे सिस्टम को मैंने समझा, और मैंने दूसरे 5 एकड़ लेके पूरी विधि से जो बताया मैंने वो काम शुरू कर दिया। इतना आश्चर्यजनक लाभ हुआ कि पहले ही वर्ष मेरा उत्पादन कम नहीं हुआ, बढ़ा नहीं तो कम नहीं हुआ। और इसमें वो सब चीज़ें नहीं थी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग थी। इसमें खरपतवार का झंझट कम हुआ, लेबर कम लगी, खर्चे कम हो गए, और मेरा उत्पादन ठीक हो गया। तो मैंने अगले साल फिर उसको वैसे ही बढ़ाया, 5 एकड़ और जोड़ दिए, 10 एकड़ में किया, तो उसमें भी मेरे को सफलता मिली। अब मैंने देखा ये फिट काम है, मैंने एकदम 100 एकड़ में उसको कराया, 100 एकड़ में, और उसमें मेरे को पूर्ण सफलता मिली। अब बीच में मैं एक चर्चा जो हमें सुन रहे उन किसान भाइयों के लिए भी एक जानकारी के रूप में जरूर रखना चाहूँगा। मैंने तीनों तरह की खेती की, रासायनिक करता रहा, फिर मैंने ऑर्गेनिक जैविक खेती की, अब मैं प्राकृतिक खेती में आ गया। तो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से बात की जी। और मैंने कहा भाई ये जो प्राकृतिक खेती मैंने की इसमें तो सफलता है, और आप जिसका प्रचार पूरे देश में भारत सरकार और सरकारें जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बजट भी देती हैं, करवाती भी हैं, पिछले 30-35 साल से आप लगे हैं, ये लोकप्रिय क्यों नहीं हुई? इसके मॉडल क्यों नहीं मिल रहे? इसका मतलब ये सिस्टम फेल है, और ये फेल है तो क्यों है, इसका कारण क्या है? तो उस समय एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट थे कुरुक्षेत्र विज्ञान केंद्र में जी। उनका नाम है डॉक्टर हरिओम जी। उन्होंने मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब के साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में वो किसानों के लिए बीच बीच में नई नई जो जानकारी होती वो देने का काम करते हैं। तो उसमें ऑर्गेनिक कृषि के बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट दी वो क्या दी, वो सब के लिए समझने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें मुख्य रूप से योगदान करती हैं, एक गेहूं, एक चावल जी। और तीसरा गन्ना चीनी के रूप में जी। और इन फसलों को पूरे उत्पादन के लिए 1 एकड़ के लिए 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। 1 एकड़ गेहूं में आप पूरा उत्पादन लेना चाहें या चावल में लेना चाहें तो उस 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, तब पूरा उत्पादन होगा। और जब हम उसको जैविक रूप से ऑर्गेनिक रूप से पूरा उत्पादन लेंगे तो उन्होंने बताया 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन, हमें 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए जी। तो इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी, तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन पूरा आएगा जी। अब 1 एकड़ किसान के पास जमीन है और 300 क्विंटल गोबर कितने पशुधन से मिलेगा? बिल्कुल, वो तो 15-20 पशु चाहिए। अब 1 एकड़ में वो 15-20 पशु पालेगा या परिवार पालेगा?
और नहीं ये डालेगा तो उत्पादन पूरा नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे संभव होगी? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा भूखंड है, पशुधन है नहीं, ये पूरा नहीं डालेंगे तो उत्पादन पूरा नहीं होगा। तो इसका उन्होंने फिर दूसरा समाधान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट का था कि यदि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं दे सकते तो 150 क्विंटल केचुआ की जो खाद है वर्मी कंपोस्ट, उससे वो काम हो जाएगा, यानी कि आधा डालना पड़ेगा जी। लेकिन मैंने विचार किया कि 300 क्विंटल की बजाय 150 क्विंटल कौन सा कम है, ये भी बहुत पशु चाहिए, और इसको बनाने में केचुए को महीनों लगेंगे, कई महीनों में होगा, उसको उलटना पुलटना पड़ता है, छानना पड़ता है। तो ये एक महंगा रास्ता मेरे को लगा, और ये उन साइंटिस्ट की रिपोर्ट है जी। तो दूसरा मैंने अनुभव किया कि इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला केचुआ है, अर्थवर्म है, वो भारत का नहीं है, ये विदेश से आयात किया जाता है। ये गोबर खाता, मिट्टी नहीं खाता, और ये एक निश्चित टेम्परेचर से बढ़ जाए तो मर जाता, कम हो जाए तो मर जाता है। अच्छा, हाँ। और दूसरा, अब इस वर्मी कंपोस्ट को खेत में डालते हैं तो इसमें खरपतवार बहुत पैदा होती है, उसको निकालने के लिए लेबर पड़ती है, किसान का खर्चा कम नहीं होता, और उत्पादन 2-3 साल कम होता है। अब 3 साल उत्पादन कम होगा तो किसान अपना परिवार कैसे पालेगा? बिल्कुल जी। तो ये सब चीजें मैंने उनसे जानकारी मिली, तो अनुभव किया। और तीसरा, इतना गोबर की खाद 300 क्विंटल आप एकड़ में डालेंगे तो उसमें जो गैसीज बनेंगी जी, वो वायुमंडल में जाकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो पद्धति जो ये हमारी है नहीं, ये तो बाहर की पद्धति है, विदेश की पद्धति है, लेकिन और प्रयास करने के बाद भी हम इसे लोकप्रिय यूं नहीं बना सके कि ये लाभकारी सिद्ध नहीं हुई जी जी। लेकिन जो प्राकृतिक खेती की बात मैंने की, इसमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, और वो विशुद्ध एकदम वैज्ञानिक पद्धति मेरे को पाई। अब मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में इस समय एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर बलजीत सारन। उन्होंने अपने साथी साइंटिस्ट की टीम के साथ, मैंने अपने खेत में रिसर्च शुरू कराई उनसे, और मैंने कहा कि आप इस प्राकृतिक कृषि में जो पद्धति मैं अपनाता हूं उसको साइंटिफिक ढंग से प्रूव करो आप जी। तो उन्होंने कहा मैं करता हूं। वो माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं जी। अब मिश्रा जी, प्राकृतिक खेती में 2 तरह के हम खाद तैयार करते हैं, इसको आप जामुन कह लें, खाद कह लें। एक का नाम है जीवामृत, एक का नाम है घन जीवामृत। और ये क्या तरीका है कि हम एक प्लास्टिक का 200 लीटर का खाली ड्रम ले लें जी, बाजार में कबाड़ी से 500-400 रुपये में मिल जाता है। जहाँ किसान पशु बांधता है वहाँ उसको छाई में रख दें, और उसको लगभग 180-85 लीटर पानी से भर दें। मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, पालेकर जी ने भी करवाए हैं। माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर ने महीनों इस पर रिसर्च करने के बाद पाया, उन्होंने भैंस का भी गोबर लिया, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय का भी गोबर लिया, बैल का भी लिया, लेकिन जो भारतीय नस्ल की देसी गाय हैं, ओनली देसी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये जो गाय हैं पूरे भारतवर्ष में जो जिन प्रांतों में परंपरा से चली आ रही, उनके गोबर गोमूत्र में यही कमाल है, बाकी कहीं नहीं मिला। तो हमने देसी गाय के गोबर गोमूत्र की जब रिसर्च करवाई तो गोमूत्र तो खनिज का भंडार मिला, और देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में